Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Hafiza Joham Asgar, National Head of Education Department, Singh DVM Wing. सो मैं आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करती हूँ। वेलकम यू ऑल। हमें हमारे तमाम दोस्त, हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हमें आज इस सेशन में ज्वाइन किया, मैं उन सबको वेलकम करती हूँ। So before starting the session, I would like to invite Hafiz Ziaur Rahman from DVM second semester for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं चाहूँगी कि आप सबको सिंह का तारुफ करवाती चलूँ कि सिंह है क्या, सिंह काम क्या करती है और सिंह को बनाने का पर्पस क्या है। सिंह स्टैंड्स फॉर सॉलिडेरिटी अमंग यंग नेशन फॉर चेंज. It is found on 23rd December 2015 on the blessed night of 12th Rabiul Awwal. पाकिस्तान के तमाम ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स, तमाम इदारों के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखते हैं। जिस तरह हमने रेस्क्यू 1112 के साथ मिलकर प्लांटेशन ड्राइव और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोग्राम पर काम किया, इसी तरह हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएचएस के साथ मिलकर टोबैको फ्री इनिशिएटिव पर काम किया। सिंह के मजीद प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए हमने आपके लिए एक वीडियो डिज़ाइन की है। आइए वो देखते हैं।
वेलकम बैक। सो अब सवाल पैदा होता है कि सिंक डीवीएम को बनाने का क्या मकसद है। सिंक डीवीएम को बनाने के बहुत से मकसद थे। सिंक डीवीएम को बनाने का पहला मकसद एनिमल की हेल्थ और उनकी वेलफेयर की बात करना। मिसाल के तौर पे अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में जहां बहुत से लोग उस ज़लज़ले में मारे गए, उस ज़लज़ले में इंसानों के लिए बहुत से इक़दाम किए गए, लेकिन उसी ज़लज़ले में बहुत से जानवर भी मारे गए। बहुत से जानवर ऐसे थे जो ज़ख्मी हो गए, लेकिन उनके बारे में कोई इक़दाम नहीं किया गया। बहुत से जानवर ऐसे थे जो घरों के नीचे आ गए, लेकिन उनके बारे में कोई इक़दाम, किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं किया गया। अब आते हैं दूसरे मकसद की जानिब। सिंक डीवीएम को बनाने का दूसरा मकसद पाकिस्तान की इकोनॉमी में एनिमल्स की कंट्रीब्यूशन को उजागर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मिसाल दूं तो हमारे इकोनॉमी में एनिमल्स की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। इस शोबे से मुतल्लिका तमाम लोगों को वेल अवेयर और वेल ट्रेन करना भी सिंक के प्रोजेक्ट्स में शामिल है, ताकि हमारी इकोनॉमी में एनिमल्स की कंट्रीब्यूशन को मजीद बढ़ाया जा सके। अब चलते हैं तीसरे मकसद की जानिब। सिंक डीवीएम को बनाने का तीसरा मकसद पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को मेडिकल रिसर्च, वेलफेयर और एजुकेशन के कल्चर को आम करना है और उनकी तमाम प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल स्किल्स को पॉलिश करके उनको एक जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी बनने का शौर उजागर करना शामिल है। चलते हैं आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव की जानिब। जैसे कि हम में से बहुत से लोग जानवरों को एज अ पेट अपने घरों में पाल तो लेते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरतों के बारे में मालूम नहीं होता। जैसे अगर मैं मिसाल दूं तो मौसम की तब्दीली के साथ साथ जानवरों के बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा चेंज आता है। जैसे मोस्टली तो यही होता है कि जैसे मौसम चेंज होता है, ज़्यादातर गर्मी के मौसम में एनिमल बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और हमें उस टाइम बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि हम उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करें, उस सिचुएशन को किस तरह टैकल करें। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने के लिए हमने आप सबके लिए आज का सेशन अरेंज किया है। आप लोगों के अगर इस सेशन से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एट द एंड ऑफ सेशन वी विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन इंशाल्लाह। नाउ अब सेशन को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगी कि अपने फर्स्ट स्पीकर को दावत दूँ। आज के हमारे पहले स्पीकर हैं डॉक्टर हाफिज मोहम्मद इस्माइल, अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड अ रीनाउंड पेट प्रैक्टिशनर। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और एमफिल युवास से ही की और उसके बाद एनिमल प्रैक्टिस और सर्जरी में एक्सपर्टीज भी गेन युवास पेट सेंटर से की। जी हाँ, इन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स में अपना किरदार अदा किया, जिनमें से जो अहम प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आता है रेबिस एलिमिनेशन प्रोजेक्ट और एनिमल बर्थ कंट्रोल। इन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करके सर अंजाम दिया। इनके दूसरे अहम प्रोजेक्ट्स में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो रेबिस फ्री लाहौर आता है, जो इन्होंने ये प्रोजेक्ट यूआस और लोकल गवर्नमेंट के साथ कंट्रीब्यूट करके सर अंजाम दिया। करंटली डॉक्टर इस्माइल साहब ज़िया वेटनरी क्लिनिक लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपनी इतनी हेक्टिक रूटीन के बावजूद भी सर आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हाफिज़ा जहां आपका और आपके इस डिपार्टमेंट का और स्पेशली कलीमुल्लाह का कि मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस सेशन को मैं ज्वाइन करूं और अपनी कोई जो चीज़ मैं आपके साथ मालूमात थोड़ी बहुत शेयर कर सकूं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है। बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं पेट्स की, बेसिक केयर है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो वाला सेशन हम थोड़ा सा
लंबा रखें, उसको ज़्यादा टाइम दें, और जो लेक्चर है उसको हम मिनिमम टाइम दें। तो आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आप ड्रॉप बॉक्स में शेयर कर दें, ये जो भी आपका प्रोसीजर है। तो एट द एंड ऑफ सेशन जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। सो आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? नहीं सर, अभी शो नहीं हो रही। जी सर, विजिबल है। अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करें, हमें शो हो। अभी शो हो रही है? जी सर, कंटिन्यू करें आप। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला। सिर्फ 5 से 10 मिनट आपके लूँगा, उसमें बड़ी बेसिक सी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। मेरा बड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ये है कि माय नेम इज़ डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल। आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम UAS Lahore. From same university, I did my MPhil in pet animal practices. I worked for like 2.5 years at Pet Center as teaching assistant. तो अब कोशिश करते हैं हम आज का जो है सेशन स्टार्ट करें। तो जो आज का टॉपिक है बेसिक पेट्स केयर एंड मैनेजमेंट में, उसको हमने 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया है। एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे कि परचेजिंग ऑफ अ न्यू पेट, अगर कोई न्यू पेट ऑनर कोई पेट लेना चाहता है तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और उसका पेट खरीदने के बाद का जो बेसिक केयर है वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो परचेजिंग ऑफ अ न्यू पेट के जब कॉन्सेप्ट पे आप डिस्कशन करते हैं तो उनमें मोटे मोटे 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने पड़ते हैं और उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एज ऑफ परचेजिंग। तो एज ऑफ परचेजिंग, पेट परचेज करते वक्त ज़रूरी है जहन में रखना कि कौन सी एज ऐसी मतलब ख़ास एज है, स्पेसिफिक एज है जिस एज के ऊपर अगर आप पेट को परचेज करें तो वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहती है और मिनिमम इश्यूज़ आते हैं उसके दौरान। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिस्कस करते हैं कि आप कोई ऐसा पेट परचेज करें जो ऑलरेडी अडल्ट है, फॉर एग्जांपल उसकी एज 6 ईयर्स है। आज के टॉपिक में हम स्पेसिफिकली डॉग्स और कैट्स के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो परचेजिंग की एज फॉर एग्जांपल 6 इयर्स है, तो 6 इयर्स का जो भी पेट है उसने 6 इयर्स किसी ऑनर के पास ऑलरेडी स्पेंड किए हुए हैं, और वो जो ट्रेन उन लोगों ने किया है वो उनके साथ जो है वो मनहूस है, उनके साथ अटैच है। आपके साथ उसकी अटैचमेंट कोई इतनी अच्छी नहीं है, और इस एज के ऊपर वैसे भी बॉडी डिटीरियोरेट होना स्टार्ट हो जाती है, और लेटर स्टेजेस पे एज ए पेट रखना भी एक अच्छा मामला नहीं होता। तो इसी तरह अगर आप बहुत अर्ली परचेज कर लें, फॉर एग्जांपल न्यू बॉर्न आज ही डिलीवर किया है कैट ने या डॉग ने, और 2 दिन बाद 3 दिन बाद या सेम डे पे आपने परचेज कर लिया, तो वो भी आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक बच्चा अपनी माँ का दूध पीता रहेगा, लैक्टेशन के दौरान आप अगर परचेज कर लेंगे तो आपको ऑब्वियसली उसको फीडिंग जो है मिल्क फीड करना पड़ेगा फीडर के साथ, या आप जैसे भी आप करते हैं। तो उस दौरान बहुत सारे इश्यूज आते हैं, डायरिया स्टार्ट हो जाता है, मिल्क रिप्लेसर नहीं मिलता, एस्पिरेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो इस दौरान आपको इश्यूज आते हैं। तो जो एज ऑफ परचेजिंग है, जो सबसे अच्छी एज है, वो एज है जब विनिंग ख़त्म होती है। एट दी एज ऑफ विनिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं कैट्स की बात करूं तो कैट्स में 1 महीने तक, आमतौर पे 1 महीने से 1.5 महीने तक जो है बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिलाती है। उसके बाद जो किटन्स हैं वो
सेल्फ फीड स्टार्ट कर देते हैं, मतलब आप कोई भी होममेड फूड या रेडीमेड फूड कोई स्टार्ट करा सकते हैं उनको। तो जब बच्चा खुद से खाना शुरू हो जाता है और प्रॉपर डाइट लेना शुरू हो जाता है, तो ये एज सबसे अच्छी होती है कि आप बच्चे को माँ से अलहदा करें और उसको एज ए पेट जो है ऑन करें। तो इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो अभी उसकी ट्रेनिंग होने वाली है, तो आप जिस तरह का उसको ट्रेन करना चाहते हैं आप ट्रेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप जो भी पेट परचेज करेंगे वो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये इसने खाना स्टार्ट कर दिया है, और आप सेम डाइट पे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का डाइट से रिलेटेड भी इशू नहीं आएगा। अगर आप अर्ली परचेज कर लेंगे तब भी इशू है, लेट परचेज करेंगे तब भी इशू है। तो ये पहला पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप पेट परचेज करें तो एट लीस्ट आपको इतना पता हो कि आप जो पेट परचेज कर रहे हैं वो फिजिकली फिट भी है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आप कोई बीमार पेट परचेज कर लें, जैसा कि आजकल बहुत कॉमन है कि आप मार्केट से परचेज करने जाते हैं कोई पेट। लाहौर की बात करूं तो टोलिंटन मार्केट लाहौर में एक बदनाम तरीन जगह है जहाँ से बीमार जानवर लोग परचेज करते हैं। वो अपेरेंटली तो आपको वहाँ पे हेल्दी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें घर पे लेके आते हैं, 1-2 दिन में 3 दिन में वो सिम्टम स्टार्ट करना शुरू करते हैं, दे गेट एनी टाइप ऑफ वायरस जो भी वहाँ से उन्होंने कैरी किया है, और उसके बाद फिर इश्यूज चलते रहते हैं। सम टाइम एक्सपायर हो जाते हैं, सम टाइम कवर करते हैं, और इस तरह के मामले होते हैं। तो फिजिकली पेट को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो फिजिकली फिट है या नहीं। उसमें 2 तरीके हैं, या तो आप अगर खुद एक्सपर्ट हैं जनरल एग्जामिनेशन में, उसमें आपने अलर्टनेस चेक करनी है, टेम्परेचर चेक करना है, फिजिकली देखना है कोई इशू तो नहीं है, पेशेंट खा पी रहा है, कोई इस तरह का मामला नहीं। या दूसरी सूरत के अंदर आप पेट परचेज करने से पहले उसे किसी वेट के क्लिनिक पे ले जाएं, किसी अच्छे वेट को दिखाएं जो फिजिकली एग्जामिनेशन करके ये डिक्लेयर करे कि ये पेट हेल्दी है या नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन में वैक्सीनेशन हिस्ट्री, कि अगर आप जो पेट परचेज कर रहे हैं उसकी ऑलरेडी कोई वैक्सीनेशन उन्होंने की हुई है या नहीं की हुई, या उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं। पेरेंट्स की वैक्सीनेशन के लिए भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी की बेस पे फिर आपने पेट की वैक्सीनेशन करनी होती है। द फोर्थ पॉइंट इज डीवर्मिंग हिस्ट्री। डीवर्मिंग हिस्ट्री में भी सेम एज फॉर वैक्सीनेशन, कि उनको डीवर्म किया है या नहीं किया। उसके बाद फीडिंग हिस्ट्री। फीडिंग हिस्ट्री से मुराद ये है कि जिस तरह पहले हमने बताया आपको कि जो डाइट ऑलरेडी जिस ऑनर के पास है वो क्या डाइट उसे खाने के लिए दे रहा है। फॉर एग्जांपल आपने 3 महीने की एज पे पेट परचेज किया है, डॉग परचेज किया है या कैट, तो वो उसे रॉयल कैनाइन का फूड खिला रहे थे, रेडीमेड फूड खिला रहे थे। जब आपके पास आया आपने उसे पूछा ही नहीं कि आप इसे क्या डालते हैं, आपने उसे किसी और ब्रांड का फूड डाल दिया, या बॉइल्ड चिकन या रॉ मीट या कोई भी और डाइट रॉयल कैनाइन के अलावा डाल दी, तो उसका जो स्टमक है वो उसको डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। तो उसमें नुकसान ये होता है कि डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, मतलब अपसेट हो जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या डाइट दे रहे हैं, और जिस डाइट पे आप शिफ्ट करना चाहते हैं उसका डिफरेंट प्रोसीजर है, वो हम आपको लास्ट में बताऊंगा। लास्ट चीज़ है पेडिग्री। पेडिग्री का शायद कॉन्सेप्ट आप में से कुछ लोगों को ना हो, वो मैं पेडिग्री का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। ये पेडिग्री ऐसी है जिस तरह ह्यूमंस में जो CNIC नंबर होता है, या फिर आप समझ लें कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनता है, ऐसे ही सेम पेडिग्री है। पेडिग्री बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो उस डॉग की पेरेंट्स और उसका जो शजरा नसब है, बैकग्राउंड है, उसको बताता है। उसके ऊपर उसके पेरेंट्स का सारा फॉर पेरेंट्स जितने हैं सबका रिकॉर्ड होता है उसके ऊपर। तो और वो इस चीज़ की एश्योरेंस होती है कि ये जो पेट है ये 100% प्योर है, इसके अंदर किसी और ब्लड की मिक्सिंग नहीं है। तो ये पेडिग्री। नॉन पेडिग्री का मतलब ये होता है कि जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए और जिसकी 100% प्योर होने की श्योरिटी नहीं होती। सो ये छोटा सा परचेजिंग और पेट के दौरान चीज़ों का ख्याल रखना। इसके अलावा बहुत सारे और पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हम उन्हें डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपके जहन में अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा एंड पे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी आपने पेट परचेज कर ली है, अभी आपके पास पेट घर पे आ गया है। अब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत है पेट के लिए घर पे। तो जो बेसिक नीड्स हैं, वेरी बेसिक नीड्स, उनके अंदर जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो फूड, वाटर, शेल्टर, ग्रूमिंग, एक्सरसाइज, वेटरनरी केयर। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये हैं, फूड, वाटर, शेल्टर, ग्रूमिंग। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और फूड का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है आपकी पेट की लाइफ में, क्योंकि नो फूड नो वाटर नो लाइफ।
ठीक है, क्योंकि अगर खाना नहीं देंगे तो ऑब्वियसली कोई भी जो ह्यूमन लाइफ है या एनिमल लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर सकते इसके बगैर। तो फूड एक तो देना बहुत ज़रूरी है, और कौन सा फूड देना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं आपके पास। अब फॉर एग्जांपल आमतौर पे तो जो कैट्स और डॉग्स जो स्ट्रे हैं वो हंटिंग को प्रेफर करते हैं, खुद से अपना खाना ढूंढ के खाते हैं। कैट्स को देखें तो आप किसी का चूजा उठा के ले गए, कोई परिंदा पकड़ लिया कहीं से, किसी के घर से कोई चिकन उठा लिया, या कहीं से भी उन्हें खाने के लिए कोई चीज़ मिली। तो लेकिन जो पेट हैं ऑब्वियसली उन्हें हंटिंग के लिए बाहर नहीं जाना, तो उनको आपने खुद से फूड देनी है। तो उसमें आपके पास जो है वो दो ऑप्शन हैं। या तो आप रेडीमेड डाइट जो डिफरेंट ब्रांड्स की मार्केट में आती हैं, उनमें बेशुमार ब्रांड्स हैं। टॉप के मैं कुछ ब्रांड्स की बात करूँ तो रॉयल कैनाइन है, न्यूट्रा गोल्ड है, फार्मिना है, मेटिस है, टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, हर कंट्री में डिफरेंट है। तो लेकिन हम सिर्फ जो मोटे मोटे ब्रांड्स हैं उनका नाम लिया मैंने। दूसरा ऑप्शन जो है वो होममेड डाइट प्लान है। होममेड डाइट के अंदर वो डाइट आती है जो आप घर पे खुद से बना सकते हैं। अगर मैं कैट्स की बात करूँ तो कैट्स जो हैं दे आर प्योर कार्निवोर्स। तो प्योर कार्निवोर्स का मतलब ये है कि हमें 100% चिकन चाहिए, मीट वाली चीज़ें चाहिए। तो आपने अब सिंपल तरीका ये है कि चिकन ले लें, ब्रायलर ले लें, या मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं। लेकिन आपने जो सी भी चीज़ रही है उस चीज़ पे आपने या तो उसे पहले से शिफ्ट किया हो उस डाइट के ऊपर, या अगर आप न्यू शिफ्ट करना चाहते हैं तो फिर आप स्लोली शिफ्ट करेंगे। शुरू में आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देंगे उसको ताकि उसको स्टमक डाइजेस्ट करना स्टार्ट करे, और उसके बाद फिर आप फर्दर उसकी जो है ना अमाउंट बढ़ाते जाते हैं। तो इस तरह डॉग्स एंड डॉग्स जो है वो प्योर कार्निवोर्स नहीं है। प्योर डॉग्स को 60% जो है वो मीट का पोर्शन चाहिए, 30% कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, और 10% जो है मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स फाइबर्स वगैरह चाहिए। तो उनमें ये ऑप्शन होता है आपके पास कि आप 60% चिकन ले लें, 30% जो है वो राइस ले लें। वीट सोर्स आप कोशिश करें ना यूज़ करें। वीट सोर्स जो है वो समटाइम एलर्जी करता है डॉग्स के अंदर। इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है ग्लूटेन जो इश्यूज करता है डॉग्स में, स्किन एलर्जी के, फूड एलर्जी जिसे हम बोलते हैं। और राइस के अंदर ग्लूटेन का लेवल कम होता है, और राइस जो है वो लेस एलर्जिक होता है डॉग्स के अंदर, इसलिए राइस जो है वो ज़्यादा अच्छा कार्बोहाइड्रेट सोर्स माना जाता है डॉग्स के लिए। तो आप राइस यूज़ कर सकते हैं। और 10% के अंदर आप कोई भी सॉफ्ट वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च है, कद्दू है, पोटैटोज़ हैं, कोई भी इस तरह की सॉफ्ट वेजिटेबल थोड़ी थोड़ी ब्रीक ब्रीक काट के इसके अंदर आप ऐड करें, और वो आप बॉयल करके इकट्ठा, और उसके बाद फिर वो खाने के लिए आप उनको दे सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ वाटर। जो पानी है उसके लिए ये ज़हन में रखें कि ऐसे कभी नहीं करना कि आप खुद से कहें कि 3 टाइम हम इसे पानी डालेंगे और ये पानी पिएगा, ऐसे नहीं करना। 24/7 जो है वो एक्सेस होनी चाहिए वाटर की आपके पेट को। और जब उसका दिल करे, जब उसे प्यास लगे, वो वहाँ जाके पानी पिए, और जब उसको ज़रूरत नहीं है वो ना पिए। पानी की 24/7 एक्सेस होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट थिंग इज शेल्टर। शेल्टर से मुराद वो एरिया है जिस जगह पे आपने उसको रखा हुआ है, और उस जगह की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो मोटी मोटी जो यहाँ पे मेंशन की है मैंने। उनमें क्लीन हाउसिंग है सबसे पहले, कि जिस जगह पे आपने रखा है वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हाइजीनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। हाइजीनिक एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि उस जगह पे किसी किस्म का कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई जर्म्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ताकि अगर वो वायरस खुदा ना खास्ता कैरी ना करे, जर्म्स ना कैरी करे और बीमार ना हो। थर्ड थिंग इज़ टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आजकल जिस तरह जो आउटसाइड टेम्परेचर है वो 40, 45, 50 के रेंज में चल रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर कोई आपने ऐसा पेट रखा हुआ है जो लॉन्ग कोट है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड्स हैं और ब्रीड्स हैं डिफरेंट, इस तरह पर्शियन कैट्स हैं लॉन्ग कोट, तो वो इस हीट को टॉलरेट नहीं कर सकती। तो उनके लिए आपको कंट्रोल्ड टेम्परेचर चाहिए। तो अगर आप उनको ओपन छोड़ देंगे धूप में तो पूरे पूरे चांसेस हैं हीट स्ट्रोक होने के। नेक्स्ट वन इज सिक्योर्ड एरिया। सिक्योर्ड एरिया से मुराद ये है कि आपका पेट कहीं घर से भाग ना जाए, या फिर कोई बाहर से आके आपके पेट को ना ले जाए। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि किसी का पेट किसी ने चोरी कर लिया या उठा लिया, या खुद ब खुद बाहर निकला, किसी ने आगे से उठा लिया, किसी को पता नहीं चला। तो जो एरिया जहाँ आपने रखा है वो सिक्योर होना चाहिए ताकि आपका पेट जो है ना लॉस ना हो। द लास्ट थिंग है एक्सेस ऑफ स्ट्रे और वाइल्ड एनिमल्स। अगर तो आप चाहते हैं कि आपका जो पेट है वो स्ट्रे एनिमल्स के साथ कांटेक्ट में आए, फिर तो ठीक है। अगर अदरवाइज ये रिकमेंडेड नहीं है कि आपका पेट स्ट्रे एनिमल्स के साथ, क्योंकि देयर आर चांसेस कि कैट फाइट हो जाए या डॉग फाइट हो जाए, या अगर आपकी कैट किसी डॉग के हाथ चढ़ गई तो वो
ऑब्वियसली नुकसान होगा आपका काफ़ी ज़्यादा, या जर्म्स भी बहुत सारे कैरी करते हैं स्ट्रे एनिमल्स जो कैरियर हैं बहुत सारे वायरसेस के, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि दे कैन ट्रांसफ़र टू योर पेट एंड कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपको बियर करने पड़ेंगे उसके। ये मोटी मोटी चीज़ें शेल्टर में हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ग्रूमिंग। ग्रूमिंग के अंदर भी सेम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जो मोटी मोटी, वो बात है, बात बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि बात कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ब्रीड एंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर। सर्दियों में तो सम टाइम आप 2 महीने भी बात ना दें तो आपका काम चल जाता है, लेकिन गर्मियों में आपको बात देना ज़रूरी है। डॉग्स को तो बहुत ज़रूरी है, कैट्स क्योंकि बात लेना पसंद नहीं करती हैं मोस्ट ऑफ द कैट्स, तो उनके अंदर भी व्हेन रिक्वायर्ड आफ्टर 1 वीक और 2 वीक आपने बाथ उनको लाजमी देना है। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो जो कोट है वो क्लियर होता है किसी किस्म के कोई जर्म्स वगैरह अगर लगे हुए हैं, मट्टी लगी हुई कहीं से, वो क्लियर होती रहती है, और दूसरा जब आप कॉम्बिंग करते हैं तो वो कोट भी उसका बेहतर होता है। द नेक्स्ट वन इज़ ईयर क्लीनिंग। ईयर क्लीनिंग जिस तरह हम अपनी करते हैं इसी तरह पेट्स की ईयर क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन कैट्स, क्योंकि कैट्स के अंदर ईयर माइट्स होते हैं। ईयर माइट्स का आपको पता है कि मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट ईयर माइट्स। ईयर माइट्स ये बिल्कुल लाइसिस की तरह होती हैं लेकिन माइक्रोस्कोपिक होती हैं, तो ये ईयर्स के अंदर नेचुरली पाई जाती हैं। अगर आप ईयर्स को क्लीन नहीं करेंगे, हाइजीन अच्छी नहीं रखेंगे, उस सूरत के अंदर दे कैन ब्रीड। आजकल वैसे इनका ब्रीडिंग सीजन होता है गर्मियों के अंदर, और दे कैन कॉज इनर ईयर इन्फेक्शन जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है बाद में। और सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के बाद सम टाइम एक साइड के वीएन चला जाता है, या एक साइड हेड टिल्ट हो जाता है, या नर्व डैमेज हो जाती है, या हियरिंग लॉस हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है स्ट्रेस की वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी है ईयर क्लीनिंग। द नेक्स्ट वन इज़ नेल क्लीनिंग एंड क्लिपिंग। तो उसमें भी बड़ी सिंपल, कुछ लोग जो पेट घर में रखते हैं वो चाहते हैं कि उनका कैट जो है वो ख़ास तौर पे जो मेल कैट्स हैं उनकी वो नेल क्लिपिंग करते हैं। कुछ लोग वो जो जिनका मेल बाहर जाता है घर से या निकल जाता है या वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, उस सूरत के अंदर रिकमेंडेड नहीं है कि आप नेल क्लिपिंग करें, बिकॉज अगर आपका मेल कैट या फीमेल कैट घर से बाहर निकली और किसी स्ट्रे कैट के साथ उसका कोई सामना हो गया, फाइट हो गई, तो आपके पेट के पास कोई डिफेंड करने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी। वो बड़ा ज़रूरी है देखना। अगर आप नेल क्लिप कर देंगे उसके तो बेचारा अपना डिफेंस कैसे करेगा। इसलिए अगर तो आपने इंडोर है, टोटली इंडोर है, फिर नेल क्लिपिंग करें, अदरवाइज नेल क्लिपिंग ना करें। कॉम्बिंग, ब्रशिंग लॉन्ग कोर्स के अंदर ज़रूरत होती है, डेली ज़रूरत है, अदरवाइज मैट्स बन जाती हैं और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। पर्शियन कैट्स के अंदर दे से कि मिनिमम लाइक 1000 डेड हेयर्स डेली शेड होते हैं कैट्स के। अगर आप कॉम्बिंग या ब्रशिंग नहीं कर दे उस सूरत के अंदर वो सारा दिन बाल उड़ते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप दिन में एटलीस्ट एक दफ़ा उस घर में कोई ख़ास जगह बना लें साइड पे, वहाँ पे जाके इसकी अच्छे से कॉम्बिंग करें, उसके बाद ब्रशिंग करें ताकि जितने डेड हेयर्स हैं वो निकल जाएँ। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कॉम्बिंग के बाद कि ये आप समझ लें कि जो ब्लड सर्कुलेशन है स्किन के अंदर, जब आप रब करते हैं कॉम्ब को स्किन के साथ, वो इंक्रीज़ हो जाती है। सर्कुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से ऑब्वियसली जो कोट है वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलती है हेयर्स को ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। तो ये बड़ा अच्छा एक फ़ायदा है कॉम्बिंग का। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डेंटल हाइजीन। डेंटल हाइजीन में 2-3 चीज़ें, या तो आप डेंटल स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, अभी तो मेडिकेटेड जो हैं डेंटल टूथपेस्ट भी आ गई हैं, डेंटल ब्रशेस भी आ गए हैं। डेंटल हाइजीन को ऑन एंड ऑफ आपने देखते रहना है कि इनके दांत चेक करते रहें, दांत ख़राब तो नहीं हो रहे, कोई टाटर तो नहीं ऊपर जमा हो रहा, कोई गिर तो नहीं रहा दांत, कोई टूट तो नहीं गया खुदा ना खास्ता। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपके पेट के लिए। आपने पेट घर पर रख लिया, वो सारा दिन खाना खाता है, बस वो खाना खा के सो जाता है, तो ऑब्वियसली उसकी लेग्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, फैटी होना शुरू हो जाएगा, वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस सूरत के अंदर भी बहुत सारे इशूज़ आते हैं, बोन्स के आना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और सारे डायबिटीज़ का और ब्लड प्रेशर के और बहुत सारे इशूज़ आते हैं। तो एक्सरसाइज जो है ना वो आपके पेट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें 2 तरीके हैं, या तो आप खुद से वॉक पे लेके जाएं या घर में खुला छोड़ दें, वो खुद ही वॉक करता रहे या रनिंग करता रहे।
और दूसरी चीज़ आप जो है वो टॉयज़ यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट किस्म, डिफरेंट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स, जो आप पेट को दें और वो कंटिन्यूस जो है प्ले करता रहे उसके साथ, आप भी टाइम दें उसको, इस दौरान रनिंग होगी तो ऑब्वियसली जो है ना एक्सरसाइज जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जो डॉग्स यूज़ करते हैं डिफरेंट एजेंसीज वाले स्निफिंग के लिए या बॉम्ब डिस्पोजल के लिए, ये बहुत सारे और पर्पज़ हैं इनके। अभी आजकल कोरोना वायरस के डायग्नोसिस के लिए भी वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऐसे पेट्स की वो स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर। तो बेसिक के अंदर एक्सरसाइज जो है वो आपने देखनी है। द नेक्स्ट वन इज़ वेटनरी केयर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन ऑल दीज सिनेरियो। तो सारी चीज़ें तो आप घर पे कर रहे हैं, लेकिन जो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनके अंदर पहली चीज़ है रेगुलर वेट विजिट्स। आपने एटलीस्ट वंस अ मंथ अपने पेट को डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना है फिज़िकली दिखाने के लिए। किसी किस्म का कोई इशू हो रहा है, कोई आइज़ ठीक है, नोज़ ठीक है, ओरल कैविटी 100% ठीक है, कोट ठीक है, फॉर एनीथिंग जस्ट जनरल एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे हैं शायद वेट दूसरी नज़र से देख रहा है, आपको हो सकता है नज़र आ रहा हो कि इसकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, वेट को पता चले कि इसके ऊपर टिक्स भी हैं, माइट्स भी हैं, इसके दांत ख़राब हो रहे हैं, इसका कोट शेड हो रहा है, इसकी डीवर्मिंग होने वाली है, इसकी वैक्सीनेशन होने वाली है, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं देखने के लिए। उसके बाद वैक्सीनेशन है और डीवर्मिंग है। वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग अपने प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए। इसकी डिटेल्स जो है आई एम एक्सपेक्टिंग कि डॉक्टर कलीमुल्लाह आपको मेरे से लेक्चर के बाद बताएंगे, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे मुतल्लिक तो आप एट द एंड ऑफ सेशन पूछ सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट्स में ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनर के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी उसका कोई पेट को किसी किस्म का इशू है, फॉर एग्जांपल फीवर हो गया है, वेरी सिंपल इस फीवर, खाना नहीं खा रहा, बुखार हो गया है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप उसको वेट पे लेके जाएं, बजाय कि आप खुद से उसका ट्रीटमेंट करते रहें घर पे, या उसको अनअटेंडेड छोड़ते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए एंड सो ऑन। तो उससे वो जो मेडिकल कंडीशन है उसकी वो वर्स्ट होती जाती है जैसे जैसे दिन गुजरते हैं। इसलिए एट द अर्लीस्ट जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाएं, ताकि उसको एज क्विक एज पॉसिबल फर्स्ट एड मिले, या जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो उसे मिल सके। अदरवाइज जो है यू कैन लॉस योर पेट। द नेक्स्ट वन इज़ स्पे न्यूटर, इट्स ऑप्शनल। कुछ लोग समझते हैं कि हम चाहते हैं हमारे जो पेट्स हैं वो ब्रीडिंग ना करें, तो उस सूरत के अंदर रिकमेंडेड एज पे आपने स्पे और न्यूटर करा लेना है उसको, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी ब्रीडिंग कराएं तो उस सूरत में भी उसका प्रॉपर ब्रीडिंग शेड्यूल और प्रॉपर ब्रीडिंग जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपकी कोई पर्शियन कैट है और आप चाहते हैं कि इससे जो मैं बच्चे लूँ वो भी पर्शियन ही हो, तो उसको पर्शियन मेल के साथ मेट कराना जब वो हीट पे आ जाए ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी कैट हीट पे आएगी, आप उसका ख्याल नहीं करेंगे तो शी कैन रन आउटसाइड और शी कैन मेट विद लोकल डोमेस्टिक कैट। तो उस सूरत के अंदर फिर ब्रीडिंग इश्यूज आते हैं। सेम एज फॉर बिचेस, सेम एज फॉर मेल कैट्स। अगर मेल कैट्स हैं उनके लिए आपने कोई फीमेल नहीं रखी हुई तो वो भी जब हीट पे आएंगे जगह जगह पर यूरिन स्प्रे करना स्टार्ट कर देंगे और ग्राउलिंग स्टार्ट कर देंगे, तो वो बड़ा मुश्किल सिनेरियो हो जाता है उस वक्त। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वेट के साथ डिस्कस करें कि स्प्रे न्यूटर इसका कब कराना चाहिए, और इसमें डिफरेंट है तो वो भी हम आपको बताएंगे। मेडिकेटेड बाथ्स है नेक्स्ट। मेडिकेटेड बाथ में सिंपल वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ अगर ज़रूरत हो, कोई ऐसा इशू चल रहा है, किसी फंगस का चल रहा है, एक्टोपैरासाइट्स का चल रहा है, कोई किसी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एलर्जी है स्किन के ऊपर, तो उसके लिए अगर कोई मेडिकेटेड बाथ्स रिक्वायर्ड हैं तो वो भी वेट आपको बताएगा। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्ली टिक कंट्रोल, एक्टोपैरासाइट कंट्रोल ख़ास तौर पे आजकल के सीज़न में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ब्रीडिंग सीज़न है इनका। और टिक्स आर जस्ट लाइक फ्लीज, दे बाइट ऑन द स्किन, और उसके बाद ये अपने सलाइवा के थ्रू बड़ी गंदी किस्म की बीमारियां जो है ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी के अंदर, और ब्लड सक करते हैं। बॉडी के अंदर एनीमिया होता है, रफ कोट होता है, और जो भी फॉर एग्जांपल मैं बात करूँगा बीजिया की इज़ अ प्रोटोजोन डिजीज़, जो ये ख़ास तौर पे फ्लीज और टिक्स ट्रांसफ़र करती हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर डिजीज़ एज वेल जो ये ट्रांसफ़र करती हैं, और उनके बाद फिर वो अर्ली स्टेज पे डायग्नोज भी नहीं होती। इनका सबसे बड़ा इशू ये है, तो वो भी आपने चेक कराना है लाजमी। अगर आप कोई अपने
कैट्स के ऊपर देखें फ्लीज या टिक्स कोई किसी किस्म का इशू है तो आप फ़ौरन अपने वेट से जो है कंसल्ट करें। वो आपको बताएगा कि इनको कैसे कंट्रोल करना है और उसके कोई टेस्ट करने हैं ज़रूरी है। जो भी मामला हैं वो आप अपने वेट से ज़रूर डिस्कस करें, ये ज़रूरी है। सो ये बस जनरल वही चीज़ें हैं, हम उनको कंटिन्यू करेंगे। वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग के बारे में डॉक्टर कलीमुल्लाह आपको बताएंगे। स्पेन न्यूट्रिंग ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। इसमें जो एज का इशू है कैट्स के अंदर, आफ्टर 6 मंथ्स आप करा सकते हैं विद इस शर्त के साथ कि आपकी जो कैट है वो हेल्दी है 6 महीने की एज के ऊपर, और उसके जो ऑर्गन्स हैं वो फुली डेवलप्ड हैं कि आप उनको रिमूव कर सकें। और विचेस के अंदर डिफरेंट है, वो डिफरेंट है वो हर ब्रीड के लिहाज से। तो जब भी वो आप जो ब्रीड रखें अपने वेट से कंसल्ट करें कि कब हमें इसको स्पे न्यूटर कराना चाहिए। द लास्ट वन इज फ्ली एंड टिक कंट्रोल। ये हमने आपको मैंने पहले बताया कि एक जो टिक है वो बॉडी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ फ्लीज के अंदर जो है ना कन्वर्ट हो सकती है। तो ये आपने बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसका ख्याल रखना है। एक मैंने चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की है इसके अंदर, दिस इज हीट स्ट्रोक। आजकल क्योंकि सीज़न है हीट स्ट्रोक का, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि हीट स्ट्रोक क्या चीज़ है, हीट स्ट्रोक के साइंस क्या हैं, और अगर आप इनमें से किसी किस्म का कोई साइन अपने पेट के अंदर देखें तो फ़ौरन से आप अपने जो है वेट से कंसल्ट करें। तो बेसिकली हीट स्ट्रोक क्या है? हीट स्ट्रोक जस्ट आप समझ लें कि राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू हीट, आर्टिफिशियल हीट जो किसी भी वजह से आ जाए। आर्टिफिशियल हीट से मुराद है आग लग गई है या धूप में पड़ रहा है आपका पेट। एक बंदे ने सुबह के वक्त छाँव में अपने कुत्ते को बांधा और बाद में वो चला गया उसे बांध के, और दोपहर तक वहीं बांध रहा, लेकिन 2 घंटे बाद उसी का धूप आ गई और 3 घंटे 4 घंटे धूप में ही बांध रहा। उससे क्या होगा? क्योंकि हमें पता है डॉग्स को जो है स्वेटिंग नहीं होती, तो वो हीट डिसिपेट नहीं कर सकते, तो वो टेम्परेचर बॉडी का कंटिन्यूसली राइज होता रहेगा एंड इट्स डेडली। अगर आप उसको वक्त पे कंट्रोल नहीं करते तो वो डेडली हो सकता है। इनमें जो डिफरेंट साइंस हैं, हीट साइंस हैं, वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जो बॉडी का टेम्परेचर डॉग्स की मैं बात करूँ तो अबव 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, सम टाइम 109, 109, 110 और इससे भी अबव चला जाता है। समटाइम थर्मामीटर में नहीं आता, इतना हाई टेम्परेचर है एंड इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। इसी तरह हार्ट जो है वो बहुत तेज़ बीट करता है। हीट स्ट्रोक होने के कोई आधे घंटे के बाद बॉडी के अंदर सीजर्स भी फिट्स पड़ना स्टार्ट हो जाती है, माउथ से स्लाइवा ड्रूल होना स्टार्ट हो जाता है, हैवी पेंटिंग होती है, बहुत तेज तेज सांस लेता है बॉडी के अंदर। आप समझ लें सीवियर किस्म की डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है और सडन हार्ट अटैक भी हो सकता है। और दूसरा जो नुकसान होता है इसके अंदर कि जब इतना हाई बॉडी टेम्परेचर होता है तो बॉडी के जो एंजाइम हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाए तो उस सूरत के अंदर क्या होता है कि बॉडी के जो एंजाइम है वो उनका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। और आप अपने ट्रीटमेंट से टेम्परेचर तो कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे ही टेम्परेचर नीचे आता है तो वो हाइपोथर्मिया में चला जाता है पेशेंट, यानी सब नॉर्मल टेम्परेचर में चला जाता है। वो 100 से टेम्परेचर ड्रॉप होता 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 97, 96 एंड सो ऑन कंटिन्यूस नीचे जाता है, क्योंकि बॉडी के एंजाइम जो हैं वो बहुत सारे डैमेज हो गए हैं और वो बॉडी का जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है जिसने बॉडी के अंदर हीट जो है जनरेट करके रखनी है वो नहीं काम कर रहा, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस में डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अपने पेट को अपने प्रॉपर टेम्परेचर देना है जो उसको रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू हिज ब्रीड। जो लॉन्ग कोट हैं ऑब्वियसली उनको एयर कूलर की या एसी की ज़रूरत होती है गर्मियों के अंदर। जो नॉर्मल कोट हैं एटलीस्ट वो भी इंडोर ज़रूर रखें आप, क्या जो है उनको आउटडोर छोड़ दें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस तरह डॉग्स के लिए भी है कि अगर किसी ने लॉन में बांधा हुआ है या ऐसी जगह पर अगर कहीं भी रखा हुआ है तो उस जगह पर प्रॉपर शेड, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, एयर का सिस्टम होना चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना आए ख़ास तौर पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने एडिशनल ऐड किया था क्योंकि आजकल इसका सीज़न है तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट में ये मेरा यूट्यूब चैनल है वेट इस्माइल ऑफिशियल के नाम से, तो इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो जनरल पेट्स केयर के हवाले से हैं और डिफरेंट, ये बेसिकली तो वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि इसके ऊपर वेटनरी से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट मैं ऑन एंड ऑफ जो है अपलोड करते रहता हूँ, आप देख सकते हैं। ख़ास तौर पे सर्जरीज़
और इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस जनरल पब्लिक के लिए भी हैं, वैक्सीनेशंस की, डीवर्मिंग की किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, कब कब करनी है। इस तरह फीडिंग मैनेजमेंट के ऊपर बड़ी डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं इसके ऊपर। वो तो आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस चैनल को ज़रूर विज़िट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर करें, जो मतलब रवायती अंदाज़ होता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये आज का छोटा-सा टॉपिक था। मैंने कोशिश की है जितना ब्रीफ रह सकूँ। आपके जो क्वेश्चंस हैं, बेसिकली ये सेशन आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए है, तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप शेयर करें। फिर एट द एंड ऑफ सेशन जो है हम इसको आप कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकें। ठीक है? अब बर्ड्स को मैंने इसके अंदर टच नहीं किया, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन बर्ड से रिलेटेड भी है तो हम उसको आंसर करेंगे। अगर हमारे पास टाइम शॉर्ट ना हो, ये हमारे जो होस्ट हैं वो हमें बताएंगे। तो वेरी थैंक यू, जो आपके क्वेश्चन हैं वो काइंडली शेयर कीजिएगा। तो फिर एट द एंड ऑफ सेशन जो है मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने टाइम निकाला, और ख़ास तौर पे सिंध की टीम का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर सकूँ। एंड थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को कवर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे वेटनरी स्टूडेंट्स, ना सिर्फ हमारे वेटनरी स्टूडेंट्स बल्कि हमारे जो जनरल पब्लिक है उन्होंने भी उनको भी इससे बहुत इस्तेफादा हुआ होगा। सो सर, जो चंद एक क्वेश्चन थे जो मुझे गूगल फॉर्म के थ्रू मिले थे, मैं उनका आपसे भी जिक्र कर देती हूँ। एक जो पहला सवाल था वो ब्रीड से रिलेटेड था, यानी एक हमारे पार्टिसिपेंट थे, वो चाह रहे थे डॉग की ऐसी ब्रीड रखना जो फ्रेंडली भी हो और ब्रेव भी हो। तो सर, आप कौन सी ब्रीड रिकमेंड करेंगे उनको जो एक फ्रेंडली भी हो और ब्रेव भी हो? इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं देखना। पहली चीज़ ये कि वो एज ए पेट रखना चाहते हैं या एज ए गार्ड डॉग रखना चाहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसके अंदर। अगर तो वो सिर्फ एज ए पेट रखना चाहते हैं, एज ए गार्ड डॉग नहीं रखना चाहते, उस सूरत के अंदर वो टॉय ब्रीड्स, या फिर अगर लार्ज ब्रीड्स के अंदर लैब्राडोर एक बड़ी अच्छी ब्रीड है, ये सुपर फ्रेंडली, इट्स कॉल्ड फैमिली डॉग, तो उसे आप एज ए पेट रख सकते हैं। या टॉय ब्रीड्स के अंदर बहुत सारी और ब्रीड्स हैं, शिट्जू है, पोमरेनियन है, पग है, ये सारी एज ए पेट इंडोर रखने वाली ब्रीड्स हैं, आप रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उससे गार्ड डॉग का भी काम लें और उससे आप एज ए पेट भी रखना चाहते हैं, तो उसके अंदर 2-3 ब्रीड्स आई वुड रिकमेंड। उनमें सबसे टॉप पे आई वुड रिकमेंड जर्मन शेफर्ड, एंड देन उसके बाद जो है अगर कोई रखना चाहता है तो वो पॉइंटर रख सकता है या डॉबरमैन रख सकता है। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप एज ए पेट रखना चाहते हैं तो रॉटवाइलर को ना रखें, क्योंकि रॉटवाइलर का जो टेम्परामेंट है, और इस तरह की और भी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर ब्रीड्स जो मोटी मोटी हैं, जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। उनके अंदर जो उनका क्वेश्चन है कि एज ए पेट भी रखें और एज ए जो गार्ड डॉग भी रखना चाहते हैं, उसके अंदर जो शेफर्ड्स हैं दे आर वेरी गुड। थैंक यू सर। सर, ये काइंडली अपनी स्क्रीन जो है वो स्टॉप शेयरिंग कर दें। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? थैंक यू सर। और सर, जो हमारा दूसरा सवाल था वो हेयर फॉल के रिलेटेड, जिस तरह अभी आपने बताया कि जो पर्शियन कैट्स होती हैं उनका काफ़ी हेयर फॉल होता है। तो सर, एक सवाल हमें रिसीव हुआ था कि क्या उनके हेयर फॉल से रिस्पायरेटरी डिजीजेज आती हैं, मतलब रिस्पायरेटरी इश्यूज आते हैं ह्यूमंस में? ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी इश्यूज उन लोगों को आ सकते हैं जिनको एस्थमा का इशू है, जिनको ऑलरेडी किसी किस्म की एलर्जी है रेस्पिरेटरी, उनको इश्यूज आ सकते हैं। किसी हेल्दी पर्सन के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं आता इनके। अगर ऐसा कोई इशू आता हो ना, सबसे पहले हम वेट्स को ना, हम तो सारा दिन इनके बाल खाते हैं। जी सर, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात। जिन पेशेंट्स को एस्थमा है उनके लिए इशू हो सकता है हेयर से, अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है इससे। और सर, एक और लास्ट क्वेश्चन ये कि जो कैट्स होती हैं उनको टिक्स और माइट्स से किस तरह से महफूज रखा जा सकता है? टिक्स और माइट से महफूज रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एटलीस्ट वंस अ मंथ अपनी कैट को या जो डॉग है उसको वेट के पास लेके जाएं, और जो भी उसकी ज़रूरी चीज़ है करने वाली, उसमें कंट्रोल करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। इंजेक्शंस भी हैं, ओरल मेडिसिन भी हैं, स्प्रे भी है, शैम्पूज भी हैं, लोशंस भी हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, स्पोर्ट ऑन्स हैं और कॉलर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें। तो जो भी चीज़ वो अफोर्ड कर सकते हैं उसके अंदर जो सबसे कॉमन है वो फ्ली टिक स्प्रे है। वो बॉडी के ऊपर वेट आपको स्प्रे करेगा, या अगर आप खुद कर सकते हैं घर पे, वो स्प्रे कर ले जो डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है आपको प्रॉपर तरीके के साथ, जो प्रॉपर तरीका है
फेस पे और ईयर्स पे उनके सम टाइम लोग वो स्प्रे यूज़ करते हैं जो टॉक्सिक होती है, तो अगर पेट लीक कर ले तो डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत के अंदर वो स्प्रे यूज़ करनी है जो वेट आपको रिकमेंड कर रहा है एंड विच इज़ नॉन टॉक्सिक। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि एट लीस्ट वंस अ मंथ, महीने में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं आप डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, एट लीस्ट वंस अ मंथ अपने वेट के पास लेके जाएँ। उनको जो है वो अच्छे से स्प्रे कराएँ और वंस अ वीक अगर ज़रूरत हो तो बात भी ज़रूर दें, ताकि आपको कंटिन्यूसली पता हो कि आपके पेट के ऊपर कोई किसी किस्म के एक्टोपैरासाइट्स तो नहीं आए हुए। अगर कोई हैं तो वो अपने वेट को चेक कराएँ और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो उसका ट्रीटमेंट जो भी आपको रिकमेंड करें ट्रीटमेंट लाज़मी कराएँ उसका। जी सर, थैंक यू। अब सर हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की जानिब जाते हैं और जो बाकी क्वेश्चन है वो हम एट द एंड ऑफ सेशन आपसे जी, उसके बारे जी, में बिल्कुल। जवाब देंगे। थैंक यू। थैंक नाउ यू। वी आर मूविंग टुवर्ड्स और नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर। हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं आज के सेशन के वो मोहम्मद कलीमुल्लाह हैं, जो हमारे सिंह डीवीएम के प्रेसिडेंट भी हैं और डीवीएम 10th सेमेस्टर सीवास जंग के स्टूडेंट भी हैं। इन्होंने रिसेंटली अपनी इंटर्नशिप ज़िया वेटनरी क्लिनिक लाहौर से कंप्लीट की है। सो सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला और पार्टिसिपेंट्स इनके व्यूज़ और इनके एक्सपेरिमेंट्स भी, इनके एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे। सो ओवर टू यू कलीम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर डॉक्टर इस्माइल का कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से जो है वक्त निकाला हमारे लिए। बड़ा ज़बरदस्त जो है बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन था सर इस्माइल का, तो उम्मीद है आप सब के लिए भी ये बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा। तो मेरे पास जो टॉपिक है उसमें डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन है और टाइम जो है काफ़ी शॉर्ट है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं इसको जल्दी सम अप कर दूँ। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी कलीम भाई, शो हो रही है। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो है डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन है और इसमें आई थिंक ये इशू आ रहा है स्लाइड का, तो मैं इसको एक दफ़ा देख लूँ। जस्ट अ मिनट। आई थिंक इशू आ रहा है स्क्रीन में, तो मैं आपको जो है ओरली इसको मैं सम अप कर देता हूँ, आप सबके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी भाई, कंटिन्यू करें आप। जी। सबसे पहले जो है डिवर्मिंग जो है कैट्स की, उसके स्केड्यूल की हम बात करेंगे तो फर्स्ट डिवर्मिंग जो होती है वो 7 to 8 वीक्स ऑफ एज में होती है और उसके बाद जो है टिल 6 मंथ्स ऑफ एज जो है एवरी 6 मंथ, और आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज जो है एवरी 3 मंथ जो है डिवर्मिंग रिकमेंड की जाती है। जो कॉमन वर्म्स होते हैं उनमें टॉक्सास्क्वेरिस, लियोनीना और टॉक्सोकेरा कैटी जो है मोस्ट कॉमन है।
कॉमन डिवर्मर्स की बात करें, जो कॉमन डिवर्मर्स कैट्स के अंदर यूज़ होते हैं उनमें अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, प्रेसिक्वेंटल, पायरेंटल, पेमोएट, लेवेमिसोल, मिल्बीमाइसिन ऑक्साइम और आइवरमेक्टिन शामिल है। और इनमें अब ये आपने कौन सा यूज़ करना है ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, वर्म्स पे, और कि कौन सी टाइप है वर्म की, और अवेलेबिलिटी की अकॉर्डिंग जो है यूज़ किया जाता है। इसमें मोस्ट कॉमन जो है, जो आपके लिए अवेलेबिलिटी के लिहाज से भी काफ़ी इजी है, वो अल्बेंडाजोल है। तो उसकी डोज जो है 25 to 50 मिलीग्राम पर केजी पर ओरल यूज़ होती है। और उसमें मोस्टली जो लोग हैं वो ये करते हैं कि उसकी एक डोज जो हाई डोज यूज़ करते हैं। तो उसमें रिकमेंड ये किया जाता है कि आप उसकी डिवाइडेड डोज जो है वो यूज़ करें और उसको 3 दिन के लिए यूज़ करें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो इसमें लेवेमिसोल जो है उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और जो फेनबेंडाजोल है वो अगर उसको कंपेयर किया जाए अल्बेंडाजोल से तो वो उससे बेहतर है। लेवेमिसोल का जो एक और फ़ायदा वो ये है कि ये इम्यून स्टिमुलेशन भी करती है, कि इससे इम्यून सिस्टम जो है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप लो डोज में इसे यूज़ करेंगे 3 टाइम्स इन अ वीक अल्टरनेट डे पे, तो इसका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और अगर बेस्ट टैबलेट की आप बात करें तो वो ड्रॉन्टल टैबलेट जो है कैट के लिए भी आ रही है और डॉग के लिए भी, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। डिवर्मिंग में एक चीज़ ये भी है कि डिवर्मिंग या वैक्सीनेशन आप अपने एनिमल्स की, अपने पेट्स की तब करें जब वो हेल्दी हों। अगर किसी भी किस्म का कोई इशू उनके साथ चल रहा है, फीवर है या किसी भी तरह से वो डिस्टर्ब है, तो फिर जो है डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन रिकमेंड नहीं की जाती। तो इसमें डिवर्मिंग में आप ये भी ट्राई करें कि आप ना डिफरेंट जो है टैबलेट्स यूज़ करें। जो केमिकल आपने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, दूसरी दफ़ा आप उसे चेंज करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक एक जो भी केमिकल है या जो भी टैबलेट है उसकी एक ख़ास रेंज है जिसके अंदर वो वर्म्स को किल कर रहा है। तो अगर आप डिफरेंट यूज़ करेंगे तो फिर वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन होगा और वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर हम डॉग्स की बात करें तो डॉग्स की डिवर्मिंग जो है वो एज़ कम्पेयर टू कैट्स जो है वो अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती है, वो हो जाती है 3 वीक्स ऑफ एज में। तो इसमें फर्स्ट डिवर्मिंग आपने 3 वीक्स ऑफ एज में करनी है, और उसके बाद टिल 6 मंथ्स ऑफ एज जो है वो एवरी मंथ आपने डिवर्मिंग करनी है, और आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज जो है एवरी 3 मंथ आपने डिवर्मिंग करनी है। और इसमें एक रिकमेंडेशन ये भी है कि जब भी आपने वैक्सीनेशन करनी है तो उससे पहले आप जो है डिवर्म कर लें अपने एनिमल्स को। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर वर्म्स रिमूव हो जाएंगे तो जो इम्यूनिटी स्टेटस है एनिमल का, इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा और वैक्सीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर डॉग के वर्म्स की बात करें तो इसमें टॉक्सोकारा स्पीशीज़ है, विप वर्म है, हुक वर्म है, और एस्केरिस स्पीशीज़ है, टीनिया स्पीशीज़ हैं। और अगर ड्रग्स की बात करें तो इसकी ड्रग्स भी जो है आलमोस्ट सेम है। कैट की तरह अल्बेंडाजोल यूज़ होती है, फेनबेंडाजोल, लेवेमिसोल और टैबलेट ड्रॉन्टल। इसमें ड्रॉन्टल के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो कैनाइन के लिए आ रही है वो एक टैबलेट जो है वो 10 kg के लिए रिकमेंड की जाती है, और इसी तरह आप डॉग्स में भी कम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। एक टैबलेट आती है ड्रॉन्टल प्लस जो है एक्सेल के ब्रांड नेम से। उसका ये फ़ायदा कि अगर आपके लार्ज साइज ब्रीड डॉग हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं, और इसके अलावा जो बिग कैट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर स्केजुअल को मैं समराइज करूं तो किटन्स और एडल्ट्स में ये स्केजुअल है कि आपने अगर अडल्ट का तो सिंपल है कि अगर आपकी जो कैट है, इफ़ योर कैट इज़ मोर देन 4 months देन यू कैन यूज़ द फेलोवैक्स एंड रेबिसन कैन बी एडमिनिस्टर्ड। और उसके बाद आपने होता ये है कि फेलोवैक्स के अंदर जो है रेबीज़ की वैक्सीन शामिल नहीं है, तो वो आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं या उससे 1 दिन बाद भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और इसमें फर्स्ट शॉट और सेकंड शॉट के दरमियान जो है इंटरवल वो 3 वीक्स का होगा और 21 डेज का आएगा। जो कैट्स की कॉमन डिजीजेज हैं उनमें फेलाइन पैनलिकोपिनिया, फेलाइन कैल्सीवायरस, फेलाइन राइनोट्रेकियाइटिस है, और इसको हर्पीज वायरस भी कहते हैं, और रेबीज है। तो डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं जिसमें बायोफिल फेलोवैक्स है, बायोफिल पीसीएच है, बायोफिल पीसीएच आर है। और वैक्सीनेशन स्केजुअल अगर हम बात करें पपीज़ की और अडल्ट डॉग्स की, तो उसमें जो कॉमन डिजीजेज हैं, कोर वैक्सीन जिनके अगेंस्ट अवेलेबल हैं, तो वो है कैनाइन पार्वो वायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस और रेबीज। तो डिफरेंट ब्रांड्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, और रेबिसन अवेलेबल है। रेबिसन के अंदर सिर्फ जो है वो रेबीज के अगेंस्ट वैक्सीन होगी। और प्राइमर डॉग जो है जिसे हम पपी शॉट भी कहते हैं, और उसके अंदर जो आप अर्ली एज में लगा सकते हैं, उसमें सिर्फ जो है
पार्वो वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन होगी। इसके अलावा डिफरेंट ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनमें हेक्साडॉग और यूरिकैन है। और इसके अलावा जो है वैक्सीनेशन स्केड्यूल जो है पपीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें ये होगा कि फर्स्ट शॉट जो आप लगाएंगे, अब ये डिपेंड करता है कि जो पपी है उसकी जो मदर है वो वैक्सीनेटेड थी या नहीं। तो अगर तो वो वैक्सीनेटेड थी तो जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ हैं वो ऑलमोस्ट 45 डेज तक जो है वो पपी के अंदर होंगी। तो उससे पहले अगर आप वैक्सीन करेंगे तो आपकी वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रहेगी, वो वेस्ट होगा। तो और अगर वैक्सीनेटेड नहीं है मतलब तो फिर जो है 4 वीक से स्टार्ट होती। तो 4 वीक से आपने फर्स्ट शॉट लगाना है प्राइमाडॉग का, और 7 वीक पे जो है सेकंड शॉट लगेगा प्राइमाडॉग का, पपी शॉट लगेगा। इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल जो रेबीज है और दूसरी जो डिजीजेज हैं उनके अगेंस्ट जो वैक्सीन यूज होती है वो रिकमेंड ये किया जाता है कि आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ एज जो है आप एडमिनिस्टर करें, क्योंकि उससे पहले जो है रिसेप्टर्स नहीं होते तो वो इफेक्टिव नहीं रहती। और अडल्ट डॉग का जो स्केड्यूल है वो बड़ा सिंपल है। अब आपने फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक अडल्ट डॉग आता है जिसकी एज 1 ईयर है तो उसमें आपने अब प्राइमर डॉग की तरफ नहीं जाना, आपने उसमें जो है पपी शॉट की तरफ नहीं जाना। अब आपने उसके जो है डायरेक्ट हमने अडल्ट की तरफ जाना है, और उसमें हमारे पास जो ब्रांड्स हैं जैसे हेक्साडॉग है, यूरिकैन है और भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो उनको हमने प्रेफर करना है। तो इसमें क्या होगा, इफ योर डॉग एज इज मोर देन 3 to 4 months देन सिंपली आफ्टर डिवर्मिंग प्रोटोकॉल 2 shots of Hexa-Dog vaccine are given with an interval of 3 weeks. Then annual booster dose is given. और that's all from my side। और बहुत शुक्रिया जी। जो हम थैंक यू कलीम भाई। जी थैंक यू कलीम भाई फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। जितना जल्दी सम अप कर लिया जाए क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। जी बिल्कुल भाई, आपने सही कहा, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। तो अब हम ब्रीफ सा एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं डॉक्टर इस्माइल साहब के साथ। तो सर मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये कि बहुत पूछा जा रहा है कि जो डॉग और कैट्स होते हैं उनका टेम्परेचर हम घर में किस तरह चेक कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर इस्माइल, ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं डॉक्टर क्लीम से पूछ रहे हैं? सर आपसे मेरे से पूछ रहे हैं। अच्छा बेटा, उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर तो आपके पास कोई डिजिटल थर्मामीटर है तो बेसिकली क्योंकि पेट्स के अंदर हम रेक्टल टेम्परेचर चेक करते हैं, तो रेक्टल टेम्परेचर हर कोई नहीं चेक कर सकता, जिसके पास एक्सपर्टीज हैं वही चेक कर सकता है। दूसरी सूरत में आप आइडिया कर सकते हैं कि आपके पेट को टेम्परेचर है या नहीं। उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो बड़ा क्लियर साइन होता है कि जब भी आपके पेट को फीवर होगा वो खाना नहीं खाएगा। ऐसा नहीं होता कि आपके पेट को फीवर हो बड़ा तेज़ और वो खाना पीना खा रहा हो, ऐसा एटलीस्ट बहुत कम आप देर होता है, ऐसा नहीं होता। पहला साइन उसका ये है। दूसरा साइन जो फिजिकली आप चेक कर सकते हैं, ईयर से चेक कर सकते हैं कि अगर आप ईयर टिप्स को या ईयर्स को हाथ लगा के चेक करें, फिजिकली फील करें तो आपको वो गर्म फील होते हैं। आपको जो नोज़ है पेट की वो या तो ड्राई फील होगी या वार्म फील होगी, वेट नोज नहीं होती फीवर के अंदर आमतौर पे। या तीसरा जो हिंट होता है वो बॉडी जो है वो फुल आपको गर्म फील होती है। पास नीचे से जो उसकी पामर सरफेस है, नीचे वाली सरफेस है जो ज़मीन के साथ लगती है, वो आपको गर्म फील होगी। बॉडी का एब्डोमेन वाला हिस्सा नीचे से आप लगाएंगे आपको गर्म फील होगा। तो ये मोटे मोटे हिंट्स हैं, बेसिकली ये कोई प्योर साइंस नहीं, हिंट्स हैं जिसकी बेस पे आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ मेरे पेट को फीवर हुआ है। या अगर आपके पास थर्मामीटर है तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। रेक्टल टेम्परेचर आप खुद चेक कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो जो कैट्स हैं उनका 100.5 से 102.5 तक जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज है। अगर 102.5 से ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली आपके पेट को फीवर हुआ है, तो वो आपने फिर अपने पेट से जो है ना कंसल्ट करना है फ़ौरन। सही। सर हमारा जो दूसरा सवाल है वो एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड है कि जब एनिमल एग्रेसिव किस टाइम होता है, सडनली एनिमल एग्रेसिव हो जाता है, तो सर उसकी रीजंस क्या होती हैं और उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? ये क्वेश्चन कैट्स से रिलेटेड है या डॉग से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों का डिफरेंट है? सर बोथ डॉग से रिलेटेड है, ठीक है। पेट डॉग्स तो आमतौर पे एग्रेसिव नहीं होते। एग्रेसिव उस सूरत में होते हैं कि घर में अगर कोई नए मेहमान आए हुए हैं और उनके मेहमानों के बच्चे आपने अपने कुत्ते के ऊपर छोड़ दिए हैं और वो कोई दुम खींच रहा है उसकी, कोई टांग खींच रहा है, कोई जूता मार रहा है उसको, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि मेहमान आए, उन्होंने कहा इनके घर में जो कुत्ता रखा हुआ है तो चलो भाई कुत्ते के साथ खेलते हैं। हालांकि कुत्ता कोई खेलने वाला खिलौना तो नहीं है,
तो ऐसी सूरत के अंदर चांसेस होते हैं कि आपको आपके पेट से जो है ना बाइट हो सके, या अग्रेशन वो शो करे, या किसी भी तरह का जो है ना वो इस तरह की कोई हादसा हो सकता है आपके साथ। या दूसरी सूरत के अंदर अगर आपके पेट को कोई पेन है, फॉर एग्जांपल आई वुड से कि अगर उसकी टांग टूटी हुई है और आप कंटिन्यूसली उसकी टांग को छेड़ें बार बार, तो ऑब्वियसली वो अग्रेशन शो करेगा। या उसके साथ कोई ऐसा मिसहैप हुआ है प्रीवियस किसी बंदे के पास था जो उसके साथ जो है वो जुल्म करता था, और सेम चीज़ उसने आपके पास देख ली, या कोई इस तरह का इंसिडेंट आपने इस तरह किया जिसके साथ उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो वो आपको अग्रेशन शो कर सकता है। या एक बड़ा कॉमन और मिस्टेक होती है कि ये होता बहुत कम है लेकिन बड़ा कॉमन ये मिस्टेक इसलिए होती है कि जब आपका पेट कहीं किसी दूसरी पेट के साथ लड़ाई हो रही हो उसकी, या फाइट हो रही हो। कैट्स में आमतौर पे ऐसा ज्यादा होता है कि आपका मेल कैट एक स्ट्रे कैट के साथ फाइट कर रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर कभी से भी अपने पेट को फौरन से ना पकड़ें, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। ये गलती नहीं करनी कभी भी, ये थोड़ा सा ख्याल करना है आपने, क्योंकि इसमें उस टाइम पे वो शदीद एग्रेशन में होता है, तो पूरे चांसेस हैं आप भी जख्मी हो जाएं उस दौरान। तो कोशिश करें कि दूसरे जो आपका स्ट्रे कैट है उसको भगाएं और अपने पेट को नीचे भगाएं, जब वो काम डाउन हो जाए उसके बाद उसे पकड़ें, अदरवाइज फिर आपका जो है ना नुकसान हो जाएगा इसके अंदर। डॉग्स में आमतौर पे ऐसा काम होता है, लेकिन स्टिल अगर डॉग भी फाइट कर रहा है तो कभी भी उसके साथ जो है ना बीच में नहीं आना उनकी लड़ाई के ना, वो वरना नुकसान हो जाता है इसके अंदर। स्ट्रे डॉग्स के अंदर जो है वो अग्रेशन बहुत सारी वजह से होता है, जो मैंने अभी आपसे वो प्रोजेक्ट का डिस्कस किया था, रेबीज फ्री कराची प्रोजेक्ट का, तो उसके अंदर मैं आपको एक बताता हूँ इंसिडेंट। कराची में ये हमारी ट्रेनिंग थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, तो उसमें एक बच्चा हमारे पास वहाँ पे हॉस्पिटल में प्रेजेंट हुआ जिसको डॉग बाइट हुई थी, और काफ़ी जगह पे जिस्म पे कोई 15-20 जगह पे बाइट किया हुआ था उस डॉग ने। तो जो इस एरिया के लोग थे वो उन्होंने ये क्लेम किया कि शायद ये डॉग रैबिड हो गया है, इसको रेबीज हो गई है, तो इस वजह से उसने बहुत ज़्यादा क्योंकि इसको गोली मार दें। तो जब हमने हिस्ट्री ली, उस बच्चे को थोड़ा सा प्यार किया, उससे पूछा कि बेटा आपको कुत्ते ने बाइट क्यों किया, आपने क्या किया, तो उसने बताया कि मैंने उस कुत्ता सोया हुआ था और उस कुत्ते के कान के ऊपर मैंने स्टेपलर किया। अब वो उस बच्चे ने खुद से सोए हुए कुत्ते के कान पे जाके स्टेपलर किया, तो इन रिस्पॉन्स उसने बाइट किया उसको। जो डॉग्स हैं उसकी ये हैबिट कभी भी नहीं है कि वो खुद से बाइट करे। अगर आप उसकी बिहेवियर को समझते हैं तो फिर ही आप उसके साथ जो है ना वो पंगा लें स्ट्रे डॉग के साथ, अदरवाइज कभी भी जाते हुए कुत्ते को ना छेड़ें, क्योंकि वो इन रिस्पॉन्स वो अपनी प्रोटेक्शन तो करेगा ही ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप उसको पत्थर मारें और वो आगे से आपको गाली भी ना दे, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इशू है। डॉग बिहेवियर के ऊपर हम एक सेशन रख सकते हैं कि डॉग बिहेवियर को जज किस तरीके से किया जाता है, वो हम फ्यूचर में प्लान करेंगे जरूर। जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि जानवर तब तक हमें कुछ नहीं कहता जब तक हम उसको तंग ना करें, वरना तो ये बहुत लवली क्रिएचर है। अल्लाह पाक ने बहुत प्यारी मखलूक पैदा की है जो बहुत फ्रेंडली होती है, और इंसानों के साथ इसका एक बहुत अच्छा, बहुत इमोशनल रिलेशन होता है। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि बच्चे भी हमारे समझ जाएं और फजूल ना तंग करें। चलिए सर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक बहुत ही मासूमाना सवाल पूछा गया है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको किस तरह से हम कन्विंस करें कि वो हमें घर में पेट्स रखने की इजाजत दे दें। हाँ, ये मासूमाना सवाल भी है और बहुत मुश्किल भी है। आमतौर पे बड़ा मुश्किल होता है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि हम एक पेट रखना चाहते हैं। आमतौर पे तो पेरेंट्स को खुद से कहना चाहिए बच्चों को कि आप पेट रखें, क्योंकि ये फर्ज है। जब तक आप अपने बच्चे को कोई पेट नहीं रख के देंगे तो एनिमल वेलफेयर कभी भी नहीं सीखेगा, जब तक उसके पास कोई पेट ना हो। वरना वो बाहर के बच्चों के साथ गली में जो बच्चों को करते देखेगा, पत्थर मारते देखेगा, यही काम करेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है। कन्विंस करने के लिए 2-3 ऑप्शन होती हैं आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आप डिफरेंट तरह की जो कुरानी आयात हैं और अहादीस हैं जिनके अंदर एनिमल वेलफेयर के बारे में जिक्र किया गया है, वो अपने माँ बाप के साथ ऑन एंड ऑफ शेयर करते रहा करें। उनको बताएं कि इस्लाम में क्या इंपॉर्टेंस है पेट रखने की, और जिस तरीके से कैट्स के बारे में ख़ास तौर पे बताया गया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उनका असल में नाम कुछ और है, अबू हुरैरा उनका लक़ब है। हुरैरा कहते हैं बिल्ली को, अबू हुरैरा इसलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये लक़ब दिया था क्योंकि वो बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पालते थे, इसलिए उनको अबू हुरैरा का जो है ना लक़ब दिया गया।
तो ये हमें इस्लाम भी इस चीज़ की तलकीन कर रहा है कि आप पेट्स रखें और उनका ख्याल रखें। दूसरी सूरत के अंदर अगर पेरेंट्स नहीं कन्विंस हो रहे तो उसमें ये थोड़ा सा सख्त नुस्खा है कि आप पेट उठा के घर ले आए, घर रख ले, थोड़े दिन माँ बाप के साथ नोकझोंक होएगी, तीसरे चौथे दिन मामला ठीक हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल हमने देखा है। ठीक है, बिल्ली ले आओ घर, 3-4 जी दिन बाद सर। मामला ठीक हो जाएगा। जी ये सर, ऐसे ही बिल्कुल होता है। सही बात है। हाँ, ऐसे ही होता है ये। जी सर। पर सर आपने बहुत प्यारी बात शेयर की हज़रत अबू हुरैरा वाली। उम्मीद है हमारे बहुत से लिसनर्स को इसके बारे में नहीं पता होगा और ये उनके लिए एक नई बात होगी। तो उम्मीद है पेरेंट्स समझ जाए हमारे इमोशंस नहीं, के बारे पेरेंट्स को भी में। आहिस्ता-आहिस्ता बड़ी अवेयरनेस आ रही है इसके अंदर, तो जी, इंशाल्लाह जी। फ्यूचर में ये बड़ा हमारे हक में बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। जी, जी, इंशाल्लाह। नेक्स्ट तो क्वेश्चन। सर जी, और सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्वो वायरस से रिलेटेड है। जिस तरह आपको पता है हमारे डॉग्स में पार्वो वायरस के बहुत केसेस आते हैं और इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो सर उसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने डॉग्स को पार्वो वायरस से? किस तरह से आप क्या कहेंगे? पार्वो वायरस जो है बेटा, ये बहुत ही डेडली वायरस है और इसकी जो प्रिवेंशन है ना, उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि जो आपके बेसिकली ब्रीडर पेयर है, आपका पेरेंट्स हैं डॉग के, उनकी वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सबसे पहली इम्यूनिटी किसी बच्चे को मिलती है ना, वो अपने पेरेंट्स से मिलती है। मैटरनल इम्यूनिटी जिसे हम बोलते हैं, जो कि मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र होती है वाया ब्लड, वाया मिल्क, वाया एनी सोर्स। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो जो अगर आपकी मदर प्रॉपर वैक्सीनेटेड है तो 30 से 45 दिन तक नेचुरल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पार्वो वायरस से प्रोटेक्ट करती हैं पाप को। तो अगर वैक्सीनेशन हुई होगी तो देयर आर लेस चांसेस ऑफ केनाइन पार्वो वायरस ना। अगर वैक्सीनेशन ही नहीं हुई भी तो फिर बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि जो आपने वैक्सीनेशन खुद से करनी है उसने 4 शॉट्स के बाद जाके कहीं पे कोई इतना एंटीबॉडी का टाइटर डेवलप होना है कि वो जो बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके कुछ हद तक। सम टाइम 100% फिर भी नहीं होता। देयर आर चांसेस ऑफ वैक्सीन फेलियर, देयर आर चांसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कोल्ड चेन ऑफ वैक्सीन। तो बहुत सारे इश्यूज इस दौरान भी आते हैं। तो बॉडी की इम्यूनिटी का अपना बड़ा रोल है इसके अंदर कि वो वैक्सीन को कितना रिस्पॉन्ड करती है और कितनी इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो अब सबसे बेहतरीन है कि पेरेंट्स वैक्सीनेटेड हों, पेरेंट्स से जो इम्यूनिटी आ रही है वो खुद प्रोटेक्ट करे बच्चे का, और उसके बाद हम अपनी वैक्सीनेशन से उस इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहें। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा रोल है। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक आपका जो पेट है वो प्रॉपर वैक्सीनेटेड नहीं हो जाता डॉग, उसको वॉक पे बाहर ना लेके जाएं, कहीं पे भी ना लेके जाएं, इंडोर रखें उसको जब तक उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। और उसके बाद जब वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए उसके 2 वीक्स के बाद उसको एक्सपोजर दें बाहर का, अदरवाइज एक्सपोजर ना दें, क्योंकि पूरे चांसेस हैं जैसे ही आप उसको एक्सपोजर देंगे कहीं पे, बाय फॉर एग्जांपल आप पार्क में ले गए हैं, जहाँ से भी आप गुजरे हैं वहाँ पे ऑब्वियसली स्ट्रे डॉग्स भी होंगे, दूसरे डॉग्स भी गुजरे होंगे वहाँ से। तो जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं दे आर कैरियर ऑफ केनाइन पार्वो वायरस। खुद तो उनकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है लेकिन आपके पेट की इम्यूनिटी नहीं है। तो क्या होगा कि अगर वायरस कहीं से कैरी कर लिया उसने तो वो फिर आपके लिए नुकसान हो जाएगा। और अगर एक दफ़ा बीमारी आ जाती है तो उस सूरत के अंदर फिर देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल। बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल। बचते हैं लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और पेट को भी सफ़र करना पड़ता है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कभी भी एक्सपोजर ना दें। तीसरा कि आपके घर भी कोई डॉग ना आए बाहर से, कोई ऐसा जो आप समझते हैं कि ये बीमार हो सकता है या किसी बीमारी का कैरियर हो सकता है। फिर उसके अलावा आप डाइट अच्छी रखें, उसकी डाइट अच्छी रखेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहेगा, बॉडी हेल्दी रहेगी तो वो प्रोटेक्ट कर सकती है खुद से। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप कोई सप्लीमेंट्स वगैरह इस तरह के देते रहें जो इम्यूनिटी को बूस्ट रखें, ये हो सकता है। फिर उसके बाद एक बड़ा और कॉमन मिस्टेक होती है कि आप खुद से किसी पेट को हाथ लगा के आए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने हॉस्पिटल विजिट किया है तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे बीमार जानवरों के साथ कांटेक्ट में आया और मैंने वैसे ही आके अपने डॉग को हाथ लगा लिया, उन्हीं कपड़ों के साथ, उन्हीं जूतों के साथ, मैंने ख्याल नहीं रखा, तो मैं खुद से वायरस ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ना उनके अंदर। तो ये हाइजीन जो है वो बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों का ख्याल रखना। ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, डिटेल इसके ऊपर बड़ी लंबी है, तो मोटे मोटे पॉइंट्स यही हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जी सर, गुड हो गया। और सर जो समर में बेहतरीन डाइट क्या हो सकती है हमारी कैट और डॉग्स के लिए? समर सीजन मोस्टली आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादा समर सीजन ही रहता है, तो उसके लिहाज से बेहतरीन डाइट आप क्या रिकमेंड करेंगे?
समर सीजन में डाइट चेंज करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। डाइट जो आप दे रहे हैं, डाइट आपने वही रखनी है, क्योंकि यही उनकी खुराक है। आप खुराक, ऐसा तो नहीं होता कि शेर को आप सर्दियों में जो है वो बीफ डालना शुरू कर दें, गर्मियों में उसे कहें चलो भाई तुम आप बरसीन खाओ या शटाला खाओ, ऐसा नहीं होता। डाइट जो है, डाइट सेम रखनी है आपने, डाइट में चेंज नहीं करनी। आपने जो चेंज करना है वो डाइट का टाइम चेंज करना है कि किस टाइम पे आपने डाइट देनी है और किस टाइम पे नहीं देनी। जिस टाइम शदीद गर्मी हो, फॉर एग्जांपल दोपहर के 1-2 बजे में और शदीद गर्मी है और आपने डॉग को भी आउटडोर रखा हुआ है, लॉन में रखा हुआ है जहाँ पे कहीं पे अच्छी खासी गर्मी है, तो ऐसे स्कूल में खाने का दिल ही नहीं करता। तो खाना दें गर्मी होने से पहले, कोई 9-10 बजे मॉर्निंग में, और फिर शाम में खाना दें जब गर्मी कम हो जाती है 4-5 बजे के बाद। तो इस सूरत में आप उसको जो है ना मतलब इस मामले को हल कर सकते हैं। और कैट्स तो वैसे ही इंडोर रहती हैं, कैट्स के अंदर भी डाइट चेंज करने का बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सेम डाइट रखें जो आप डाइट दे रहे हैं, गर्मी का डाइट से कोई लेना देना नहीं है। बिल्लियाँ जो हैं वो गोश्तखोर जानवर हैं, इन्होंने गोश्त खाना है, इनको ज़रूरत है। इनको जो हमारे कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि ये गोश्त गर्म होता है या ये चीज़ मछली गर्म होती है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ह्यूमन्स के लिए है, वो भी एनर्जी लेवल के लिहाज से ये बेसिकली है। कैट्स में, डॉग्स के अंदर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये उनकी रिक्वायरमेंट है और उन्हें ये चाहिए और ये हमने उन्हें देना है, ये ज़रूरी है। नहीं देंगे, सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि जिस तरह मैंने वाटर एक्सेस का बताया था कि 24/7 वाटर एक्सेस रखें। जब भी उनको गर्मी लगे या पानी की कमी हो या डिहाइड्रेशन हो, प्यास लगे, तो वो खुद से अपनी मर्जी से जाके पानी पिएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, डाइट चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी सर, गुड हो गया। और सर एक क्वेश्चन है कि कैट्स को क्या हम अनकुक्ड मीट दे सकते हैं कैट्स को? द आंसर इज यस, दे सकते हैं आप, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जिस तरह हम देखते हैं स्टे कैट्स तो खाती है अनकुक्ड मीट, है ना, उन्होंने तो नहीं जो किसी भी जगह से चिकन उठाती हैं, किसी की मुर्गी उठा ली, किसी का चूजा उठा लिया, तो वो जाके उन्होंने किसी होटल वाले को तो नहीं देनी भाई ये उबाल दे मुझे, तो वो अनकुक्ड ही खाती हैं स्टे कैट्स जो हैं। तो खा सकती हैं, बिल्कुल खा सकती हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, हाइजीन का। ठीक है, हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। जो अनकुक्ड आप मीट दे रही हैं, आप 100% श्योर होने चाहिए कि उस मीट के अंदर किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन नहीं है, कोई जर्म्स नहीं है, किसी किस्म की वो गंदगी नहीं है उसके अंदर। क्योंकि बेसिकली बॉयल करने का हमारा मकसद ये होता है कि जो इसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स किसी किस्म के भी हैं वो सारे ख़त्म हो जाएँ। और दूसरा फ़ायदा कुक्ड जो बॉयल करने का ये होता है कि जब आप वाटर में बॉयल करते हैं उसको, क्योंकि कैट्स आमतौर पे पानी कम पीती हैं, तो जब आप यखनी बना के चिकन उसमें मैश करके डाल के देते हैं उसे, तो वो साथ-साथ यखनी भी पीती है, उससे उसकी पानी की कमी भी पूरी होती रहती है और साथ-साथ वो चिकन जो प्रोटीन है वो भी मिलती रहती है और सॉफ्ट जो है वो खाना उनके लिए ज़्यादा आसान होता है, बजाय कि वो अनकुक्ड आप उस सूरत में दें जब आपने अपनी कैट को पहले से ही अनकुक्ड मीट पे लगाया हो। मतलब स्टार्ट से ही आपने थोड़ा-थोड़ा उसे डालना स्टार्ट किया और उसका स्टमक उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करता है। दे सकते हैं आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं दे सकते, लेकिन हाइजीन का ख़्याल रखना है और उसके अमाउंट का ख़्याल रखना है और ये चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपका पेट प्रॉपर डाइजेस्ट करता हो उसको। ठीक है, ये मामलात हैं सारे इसके अंदर और किसी किस्म का कोई मामला नहीं है कि बिल्कुल नहीं दे सकते, ये मामला है। रादर जो कुक्ड मीट है, बॉइल्ड है, उसके अपने फ़ायदे हैं, अनकुक्ड के अपने हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों के जितने क्वेश्चन हो सके हम लोगों ने उसके आंसर देने की कोशिश की है। बाकी अगर फिर भी किसी का कोई सवाल रह गया हो तो उसके लिए अपॉलॉजीज फॉर दैट। सबसे पहले तो मैं आप सब पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने आज हमें इस सेशन में ज्वाइन किया, हमें सपोर्ट किया। उसके बाद मैं अपने स्पीकर्स का डॉक्टर इस्माइल साहब, कलीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने आज हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग ये सेशन अरेंज कर सकें। नेक्स्ट मैं अपनी तमाम हायर अथॉरिटीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे जो सिंक के चेयरमैन हैं जम्मू साहब, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अली भाई, हमारे सिंक डीवीएम के प्रेसिडेंट हैं कलीम भाई। मैं इन तमाम अपनी कैबिनेट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और अपनी हायर अथॉरिटीज़ का भी। और ऑफ कोर्स हमारे डीवीएम सिंक के जो डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, स्पेशली मीडिया डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सो गाइस, अगर आप पाकिस्तान की किसी भी वेटनरी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और हमें ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें हमारे किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। वी वेलकम यू ऑल। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन, द वाइंड अप नोट। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, किसी इदारे की बात की जाए
किसी विजन की बात की जाए या इवन किसी भी थॉट की बात की जाए, तो उससे वाबस्ता लोग ही उसको ऊपर या नीचे लाने का सबब बनते हैं। लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अल्लाह पाक ने इंसान को एक मकसद के तहत पैदा किया और वो लोग बहुत अजीम होते हैं जो इस मकसद को अपनी ज़िंदगी का मोटो बना लेते हैं। हमारे दरमियान आज वाइंड अप नोट के लिए एक ऐसी ही पर्सनैलिटी मौजूद है जो सिंह के तमाम इश्यूज पे सवे अव्वल पे पाई गई। जी, मेरी मुराद वलीद अनायत से है। उन्होंने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और नाउ वो सिंह के पायनियर्स में से हैं जिन्होंने, अगर किसी भी ट्रेनिंग की बात की जाए या सिंह का जो लेवल है उसको एक्सपेंड करने की बात की जाए या सिंह के किसी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मीट करने की बात की जाए, तो हमारे वलीद इनायत भाई वो हीरो हैं, वो लीडर हैं हमारे सिंह के, जिनको हमेशा हमने फ्रंट लाइन पे पाया। सबसे पहले तो वलीद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। जी थैंक यू सो मच हाफसा। आई एम रियली ग्लैड कि आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की। मेरा ख्याल नहीं कि मैंने इतने ज़्यादा काम भी किए जितने आपने तारीफ़ें कर दी हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टार्ट करूँगा मैं इसी से कि आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। मैंने मतलब मुझे सिंह में 5 साल हो गए हैं, लेकिन आई थिंक कि डीवीएम का हमारा कभी विंग नहीं था। और आज इस सेशन में पार्टिसिपेट करके मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कितनी ज़रूरत है डीवीएम में। और जानवरों के बारे में जनरली मतलब हम लोग इंसानों के बारे में तो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जानवरों के बारे में हमने आज तक नहीं पढ़ा। और मुझे आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि कैट्स में है, डॉग्स में, इसमें वायरसेस की बात की, ट्रीटमेंट की बात की, डीवर्मिंग की बात की, वैक्सीनेशन की बात की। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका मुझे खुद इल्म नहीं था। तो आई एम रियली हैप्पी कि हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और इस चीज़ को हम जो है एक सक्सेसफुल एक कंट्रीब्यूशन की तरफ हम लेके जा रहे हैं। और आई एम रियली हैप्पी टू सी ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर साहब, डॉक्टर हाफिज़ इस्माइल हैं जिन्होंने आज का सेशन मेनली लीड किया, और हाफिज़ा हैं जिन्होंने इसको होस्ट किया, कलीम भाई हैं जो डीवीएम के प्रेसिडेंट हैं, ईमन हैं, तंजील हैं, और बाकी सारे लोग जिन्होंने इसको सक्सेसफुल बनाया। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग मिल के इतना अच्छा काम करें, और आई थिंक इसकी नीड भी बहुत ज़्यादा है। और मेरे ख्याल में सिंह का सबसे बड़ा मकसद भी ये था कि सिर्फ हम एमबीबीएस या जो ह्यूमन मेडिसिन के ऊपर फोकस ना करें, हम सारी जितनी भी हमारे पास मेडिकल की कम्युनिटी है हम उसको साथ लेके चलें। और हम इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने जो है डीवीएम का जिस तरह विंग हमने क्रिएट किया, तो आई थिंक हम वन हेल्थ फॉर ऑल को वाकई असल मायनों में देख रहे हैं कि हम सिर्फ इंसानों के ऊपर नहीं, बल्कि हम सारे जितनी भी मखलूक है अल्लाह ताला की, हम सबको साथ लेके सबके साथ मिलकर काम करें। इसी वजह से हम पाकिस्तान में अब जो है सिर्फ एमबीबीएस के अलावा बीडीएस है, एएचएस है, डीवीएम है, डॉक्टर्स फोरम, हमारे पास ये सारे लोग हैं और हम सब के साथ मिलकर काम करें। और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि अब डीवीएम के जितना काम हो चुका है और जितना मैं आज जितना अच्छी तरह मैंने देखा है कि आप लोगों का सेशन हुआ है, आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हमारे पास इससे भी अच्छे सेशंस होंगे और इससे भी ज़्यादा हम लोगों को अवेयर भी करेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है डीवीएम की पाकिस्तान में। दूसरा मैं ये बता दूं कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस तरह एमबीबीएस में हम जिस तरह हमने काम किया, हमें 5 साल हो गए एमबीबीएस में काम करते हुए, डीवीएम की भी इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने क्रिएट करनी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डीवीएम का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है। तो इसी तरह आप लोग जैसे हैं, आप लोग सारे मिलके बैठोगे, आप लोग अपने इंस्टीट्यूशंस में जब काम करेंगे और हर बंदा जब एम्बेसडर बनेगा सिंह का और एम्बेसडर बनेगा डीवीएम का और वेटरनरी मेडिसिन का, तो आप लोग जब सारे मिल के आगे बात करोगे, सब लोगों को अवेयर करोगे, तो दिस वुड बी अ वेरी सक्सेसफुल थिंग इंशाल्लाह। और ये बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आप लोग जितने मोटिवेटेड हो और जितनी अच्छी तरह से आप लोग सारे काम कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अचीवेबल है। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि सून मैं डीवीएम को बहुत अच्छी जगह पे देखना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करें, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात भी की कि WHO के साथ रेबीज फ्री कराची पे काम करें, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में हम ह्यूमन मेडिसिन में तो काम कर रहे हैं, लेकिन आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह हम WWF, WHO और इस तरह के बड़े बड़े इदारों के साथ मिलके हम डीवीएम के अंदर भी काम करेंगे, और इंशाल्लाह इसको भी हम जितना ज़्यादा हम ऊपर लेके जा सके हम इतना ज़्यादा लेके जाएंगे। जहाँ तक बात आ गई हमारे बाकी विंग्स की, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे बाकी विंग्स में भी बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने पिछले दिनों एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ जो है एनवायरनमेंट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इंटरनेशनल हमारे पास स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह और फिर हम रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और आई एम वेरी बी वेरी ईगर कि हम
वेटनरी मेडिसिन के अंदर भी रिसर्च के ऊपर काम करें, क्योंकि उसमें भी इतनी ज़्यादा फील्ड है, इतनी ज़्यादा स्पेस है कि हम वहाँ पर भी काम करें। तो आई होप इन द नियर फ्यूचर के जितने भी हमारे पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं टीवीएम के पाकिस्तान में, उसमें हमारे पास रिसर्च पे भी काम हो रहा होगा, वेलफेयर पर, एनिमल वेलफेयर पर भी काम हो रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में एनिमल वेलफेयर बहुत ज़्यादा लैग करती है। तो एनिमल वेलफेयर पर हमारा काम हो, रिसर्च के ऊपर हमारा काम हो, और बाकी जितने ज़्यादा हमारे पास इसमें इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, डीवीएम को भी हम उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करना देखना चाहते हैं। इसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि चाहूँगा कि जितने भी हमारे आज पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने व्यूअर्स हैं, वो हमें ज्वाइन करें, जिन्होंने हमें नहीं किया हुआ। ये वर्ड ऑफ माउथ से बात होती है कि आप सिंक के बारे में लोगों को बताएं, ताकि ये जो डीबीएम का एक प्लेटफॉर्म है, और मैं सिंक है ना, ये एक बड़ा यूनिक है इस वे में कि आप यहाँ पे हमारे पास सारे पाकिस्तान के जितने भी मेडिसिन के हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स हैं, ये एक ही फोरम पर हैं, और ये मिलकर हम जो है इंशाल्लाह इन द फ्यूचर ये भी करेंगे कि हम एक मिलकर जो है डिफरेंट फोरम्स के थ्रू हम इसमें काम करें। तो इंशाल्लाह ये कि दिस विल बी वेरी सक्सेसफुल थिंग, और दिस विल बी अ वेरी सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म। सो मैं सब लोगों को इनवाइट करूंगा जिन्होंने हमें नहीं ज्वाइन किया हुआ अभी तक, वो सारे हमें ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह हम लोग मिलके इसको एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट बनाएंगे। और इंशाल्लाह एंड पे बस मैं एक सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा, जितने भी डीवीएम के डिपार्टमेंट के लोग हैं, आप लोग हैं, होस्ट हैं, करीम हैं, एमन है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का इवेंट बहुत अच्छा था, और मैं लिटरली आई एम वेरी इंस्पायर्ड, और मुझे बहुत आज नॉलेज मिला इससे। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई होप कि वी ऑल आर सक्सेसफुल इन आवर लाइव्स, वी ऑल स्टे सेफ एंड वी ऑल स्टे ब्लेस्ड इंशाल्लाह। जी, थैंक यू सो मच हाफिजा, बैक टू यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एट लास्ट मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने प्यारों के साथ साथ अल्लाह पाक के उस मखलूक का भी ख्याल रखें जो अपनी ज़ुबान से अपनी तकलीफ तक का इज़हार नहीं कर सकती। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।